हेलो दोस्तों। अपना आपका अपना चैनल एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। डेली जीके के एक मॉक टेस्ट में, जिसमें हम 25 क्वेश्चन देखते हैं और उनसे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्ट भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, द यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व विल टच। तो बेसिकली क्या है, हम समझते हैं यहाँ पर डिमांड, एक कंज्यूमर किसी एक कीमत पर वस्तु की कितनी मात्रा खरीदना चाहेगा वो उसकी डिमांड कहलाती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि प्राइस के चेंज होने से वस्तु की डिमांड में क्या चेंज आएगा, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाती है। और प्राइस यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि भाई जितना प्राइस में चेंज हो रहा है, जितना परसेंट प्राइस में चेंज हो रहा है, उतना परसेंट ही उसकी डिमांड में भी चेंज हो रहा है। अब यहां पर पूछ रहा है कि अगर यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड हो तो वो किसको टच करेगा। तो वो कह रहा है, ना तो वो प्राइस एक्सिस को टच करेगा और ना ही वो क्वांटिटी वाले एक्सिस को टच करेगा, यानी कि उसको वो टच ही नहीं करेगा, वो ऐसे निकल जाएगा ऐसे। नेक्स्ट, इंडिया फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। तो जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद दुनिया दो धड़ों में बट गई थी। एक था अमेरिका वाला धड़ा, जो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, पूंजीवाद को फॉलो करता था। उसका कहना था कि भाई प्रॉफिट के लिए ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और गवर्नमेंट को फ्री छोड़ दिया जाए। इसके अलावा एक जो दूसरी जो विचारधारा थी वो सोशलिज्म की थी। वो कहती थी नहीं, अगर मार्केट को छोड़ देंगे, मार्केट के भरोसे सब कुछ छोड़ देंगे, तो क्या होगा, गरीब लोगों का भला नहीं हो पाएगा। इसलिए होना क्या चाहिए कि भाई सरकार मजबूत होनी चाहिए और मोस्टली डिसीजन सरकार के द्वारा खुद लेने चाहिए, न कि मार्केट पर छोड़ दो। तो इसको सोशलिज्म कहा गया था। अब एक अलग विचारधारा थी जो ना इधर थी ना उधर थी, यानी कि ना कैपिटलिज्म पे विश्वास करती थी ना सोशलिज्म पे विश्वास करती थी। इन लोगों को कहा गया था नॉन अलाइन मूवमेंट। NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट, इसको कहा गया था। और भारत इस नॉन अलाइन मूवमेंट को बढ़ाने वाला कंट्रियों में से मेन था। तो NAM, नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या था, न्यूट्रलिटी टूवर्ड्स पावर ब्लॉक, यानी कि ना तो हम इस साइड रहेंगे ना ही दूसरी साइड रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इफ द सप्लाई कर्व इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई विल बी। तो अभी हमने देखा था, अगर बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है तो बिल्कुल सीधी दिखाती है कि भाई इलास्टिसिटी टू यूनिटी। इलास्टिसिटी टू यूनिटी का मतलब है कि जितना चेंज प्राइस में होगा उतना ही चेंज सप्लाई में होगा। ठीक है, यानी कि अगर प्राइस 5% बढ़ गया तो सप्लाई भी 5% बढ़ जाएगी। प्राइस 5% कम हो गया तो जो सप्लाई है वो भी 5% आपकी कम हो जाएगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी ऑन रेंट, द रेंट अक्योर्स टू। तो जो मॉडर्न थ्योरी है रेंट की, वो क्या कहती है कि रेंट किसकी वजह से अक्योर्स होता है, तो किसी भी फैक्टर की वजह से हो सकता है। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और जो चीजें यहाँ पर दे रखी है, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। कैपिटल मतलब प्रोडक्शन करने के लिए आपको पैसा चाहिए, लेबर यानी कि मजदूर चाहिए, और लैंड चाहिए। अब हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। द बुक विच इज एट द सेंटर पीस ऑफ द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक बुक थी जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है, जॉन मैनार्ड कीन्स को। और जॉन मैनार्ड कीन्स ने ही एक बुक लिखी थी जो अमेरिका की महामंदी से भी जुड़ी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम है, तो मैक्रो क्या है, बड़े लेवल पर किसी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को बड़े लेवल पर पढ़ना मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। तो मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो बेसिक प्रॉब्लम है वो है प्रोडक्शन ऑफ इनकम से। ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। नंबर ऑफ सब्जेक्ट इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन लिस्ट। तो हमारे यहाँ पर एक शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7। इस शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट बनी हुई है। सेंट्रल लिस्ट, जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो सेंट्रल लिस्ट है, जिसको यूनियन लिस्ट कहते हैं, इस पर डिसीजन लेने की जो जिम्मेदारी है वो केंद्र सरकार की है। स्टेट लिस्ट में राज्य की है और कॉन्करेंट में दोनों की मिलकर है।
तो वो पूछ रहा है कि यूनियन लिस्ट में टोटल कितने मुद्दे हैं। तो यूनियन लिस्ट में पहले 97 मुद्दे हुआ करते थे, अब ये हो गए 100। जो स्टेट लिस्ट है इसमें 66 मुद्दे हुआ करते थे, अब हो गए 61। कॉन्करेंट लिस्ट में पहले 47 हुआ करते थे, अब हो गए 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वॉज द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पोंडिचेरी हु ट्राई टू मेक फ्रेंच कंपनी एज अ पावरफुल कंपनी। तो इनमें से पूछ रहा है कि जो पोंडिचेरी पे फ्रांस का कब्जा था और वहां के कौन से गवर्नर थे जिन्होंने फ्रेंच की कंपनी को एक पावरफुल बनाया। तो वो थे जोसेफ फ्रैंकस डुप्लेक्स। जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें मोस्ट पावरफुल पेशवा। तो मराठाओं में एक पोस्ट हुआ करती थी पेशवा, और सबसे इंपोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण पेशवा हुआ करते थे बाजीराव। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक होता है लोकतंत्र, यहाँ यानी कि सरकार किसके द्वारा चुनी जाए, जनता के द्वारा चुनी जाए, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। सोशलिज्म एक वो व्यवस्था होती है जहां पर सरकार का मेन मोटिव लोगों की भलाई करना हो, लोगों के कल्याण से जुड़े हुए डिसीजन लेना हो, वो सोशलिज्म कहलाता है। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का क्या उद्देश्य है, ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स। ब्रिंगिंग अबाउट सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, लोगों की भलाई करनी है लोकतांत्रिक तरीकों से। चौथा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, टू पार्टी सिस्टम। तो देखो भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसके अलावा फ्रांस में भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, रशिया में सिंगल पार्टी सिस्टम है, लेकिन यूएसए के अंदर क्या है, टू पार्टी सिस्टम है। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय। तो अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर गलत ऑप्शन लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जुडिशरी से जुड़ा हुआ कोई भी भारत में अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा गवर्नर का भी अपॉइंटमेंट, तीनों सेनाओं के हेड का भी अपॉइंटमेंट, सीडीएस का भी अपॉइंटमेंट, ये सारे अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द फॉल्ट्स फाउंड इन द म्यूकस लिनिंग ऑफ एम्प्टी स्टोमक। तो एक फॉल्ट पाया जाता है हमारे स्टोमक, खाली जब पेट होता है तो उसकी लाइनिंग पर पाया जाता है, जिसको र्यूगे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, र्यूगे बोलते हैं। द फर्स्ट मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली। हैदर अली के बीच में और ब्रिटिशर के बीच में जो पहला मैसूर वॉर हुआ था उसको किस संधि के द्वारा एंड कर दिया गया था। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास के द्वारा ये एंड हुआ था। 1769 से लेकर 1769 के बीच में, 67 से लेकर 69 के बीच में ये युद्ध हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवीन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड पास एंड एक्ट। 1773 में बेसिकली क्या, ब्रिटेन की संसद ने ये बोला कि भाई अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो रेगुलेट होगी, वो ब्रिटेन के संसदों के द्वारा कानून बनाए जाएंगे, उसके आधार पर ही ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में काम करेगी। और इस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कोलकाता में पहला सुप्रीम कोर्ट भी इसी कानून के तहत ही बना था। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, शेर शाह डिफीटेड हिमायू। तो चौसा का शेर शाह के सूरी के बीच में और हिमायू के बीच में दो युद्ध हुए थे। एक आपका बैटल ऑफ चौसा और एक और हुआ था 1540 में, एक और युद्ध हुआ था। ठीक है, इन दोनों युद्ध में ही हुमायूं हार गया था और हारकर वो भारत छोड़कर चला गया था। इसलिए जो दिल्ली थी वो 1540 से लेकर 1555 के बीच में वहां पर शेर शाह सूरी ने शासन करा, सूरी डायनेस्टी ने शासन करा, और इन्होंने ही जीटी रोड का कंस्ट्रक्शन करा था। एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी जो पेशावर से कोलकाता तक कनेक्ट करती थी। बात करें यहाँ पर बैटल ऑफ घाघर में, ये बाबर के द्वारा लड़ाई गई थी। बैटल ऑफ पानीपत, पहली पानीपत की लड़ाई, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ खानवा राणा सांगर के बीच में हुई थी, और बैटल ऑफ घाघर मेदिनी राय के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आइडेंटिफाई द मोस्ट इनफर्टाइल अमंगस्ट द फॉलोइंग सोइल। इनमें से कौन सी ऐसी सोइल है जो फर्टाइल नहीं है। तो बात करें सबसे फर्टाइल सोइल एलुवियल सोइल या ब्लैक सोइल मानी जाती है। सबसे पहले पे ब्लैक सोइल मानी जाती है जिसमें कॉटन का प्रोडक्शन सबसे अच्छा होता है। दूसरी बेस्ट सोइल के रूप में एलुवियल का नंबर आता है। बात करें लेटराइट और पीट सोइल, ये कम सोल्यूबल होती है, कम फर्टाइल होती है।
तो तीसरा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। स्पॉट द ओड ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से अलग छांटना है। सेल, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन। तो ये सारे के सारे जो है, ये आपके तीन तरह की चट्टानें होती है। एक इग्नियस होते हैं, एक आपकी सेडिमेंट्री होती है, एक मेटामॉर्फिक होती है। तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, ये सारी की सारी सेडिमेंट्री है, ठीक है। लेकिन जो मार्बल है वो आपकी सेडिमेंट्री नहीं है, वो मेटामॉर्फिक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लैक ऑफ वेजिटेशन इन डेजर्ट, इनमें से कौन सा कारण है कि डेजर्ट में वनस्पति कम होती है? रेत ज्यादा होने की वजह से, बी होरिजन ज्यादा होने की वजह से, तापमान ज्यादा होने की वजह से, या बारिश ज्यादा होने की वजह से? तो इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल है बारिश का कम होना, ठीक है। बारिश कम होती है वहां पर, इस वजह से डेजर्ट में वेजिटेशन कम पाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन सा सही नहीं है? खादर एक जोनल सोयल है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे सही है। तो बेसिकली क्या होता है, बांगर और खादर जो नदियों के बिल्कुल किनारों पर होता है, जो फर्टाइल होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, खादर बोलते हैं। और जो दूर वाला जो हिस्सा होता है, उसे, जिसको ओल्ड एलुवियल के नाम से जाना जाता है, वो आपका बांगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें से करेक्ट बताना है कि जो सिरोको स्ट्रोम है वो कहां से कहां चलता है। तो सहारा से मेडिटेरियन में चलता है आपका सिरोको नाम की हवाएं, या सिरोको नाम का तूफान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 22। कौन सा एक अबायोटिक फैक्टर है? फैक्टर दो तरह के होते हैं, बायोटिक यानी कि जिनमें जो जीवन से जुड़े हुए हैं, जिनमें लाइफ है, अबायोटिक जो नॉन लिविंग चीजें हैं। तो कह रहा है कौन सा इनमें से अबायोटिक है? तो जो मॉइस्चर है वो एक अबायोटिक फैक्टर है। इसके अलावा इंसेक्ट, रोडेंट्स और माइट, इन सब के अंदर जीवन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लीव्स ऑफ मैनी ग्रासेस आर कैपेबल ऑफ फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग बिकॉज। तो कुछ ऐसे होता है, जैसे छुई का पौधा होता है, तो उसको आप टच करोगे तो वो बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर खुल जाएगा। तो ऐसे ही कुछ घास होते हैं जो खुद को फोल्ड कर लेते हैं और अनफोल्ड कर लेते हैं। इसके पीछे रीजन क्या है? तो दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्यूलिफॉर्म सेल, उनके अंदर ब्यूलिफॉर्म सेल होती है जो उनको ऐसा करने में हेल्प करती है। प्लेरा इज द कवरिंग ऑफ, प्लेरा कहाँ होता है? तो लंग्स की कवरिंग होती है। बाकी बात करें लंग्स, तो जो आपके रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, ब्रीदिंग में मदद करते हैं लंग्स, जिसमें एक एल्वियोली होती है जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब आप गहरा सांस लेते हो तो एल्वियोली फैल जाती है। लीवर जो बाइल जूस निकालता है, और ये गोल ब्लैडर में एक स्टोर होता है, और ये फैट के डाइजेशन पे काम करता है। हार्ट, चार चैम्बर हमारा हार्ट है। ऊपर वाले जो चैम्बर है उनको एट्रियम बोलते हैं, और नीचे वालों को वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ऑक्सीजन पहले इधर आती है, यहाँ से ऐसे बॉडी में जाती है, बॉडी से CO2 लेके फिर इधर जाती है। तो जो हमारे हार्ट का जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो ऑक्सीजन के लिए है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, और जो राइट वाला है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। किडनी, तो किडनी फिल्ट्रेशन का काम करती है। और यहाँ पे क्या होता है, आर्टिफिशियल किडनी को हेमोडायलिसिस कहते हैं। ये आपने याद रखना है। किडनी की जो फिल्ट्रेशन यूनिट है उसे नेफ्रॉन कहते हैं। तो ये था हमारा जीके का मॉक टेस्ट। जल्दी हम मिलेंगे एक और मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।